नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा बयान। आलाकमान मध्य प्रदेश को लेकर अलर्ट है। मध्य प्रदेश में कामकाज की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हम लोग जितनी जल्दी संगठन बना लेंगे, चुनाव के लिए उतनी मजबूती से तैयारी कर पाएंगे। कांग्रेस के लिए सभी एग्जिट होकर काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जारी बवाल पर कहा, देश में कई अलग अलग वर्ग हैं, सरकार को कानून बनाते समय सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहिए। सरकार ऐसे कई चौपाल करती है, लेकिन जब बात कानून बनाने की आती है तो क्यों सभी की राय नहीं ली जाती। आगामी बजट सत्र को लेकर शुरू हुई सियासत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने फिर उठाया विधानसभा सत्र की कार्रवाई को लाइव दिखाने का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले, सरकार विधानसभा की कार्रवाई लाइव दिखाने से क्यों डरती है। छोटे छोटे स्टेट कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट करते हैं, लेकिन यह मध्य प्रदेश में नहीं किया जाता। हम लोग सदन के अंदर जनता के मुद्दे उठाते हैं। अगर सरकार इन सबको लाइव दिखाए तो हमें बाहर विरोध प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता ना पड़े। यूसीजी को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि सवर्णों के अंदर विरोध काफी देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि देश में कोई भी कानून हो, आम जनता की राय से बनना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से खानापूर्ति होती है देश के अंदर हर कानून को लेके, आम जनता तक पहुंच नहीं पाती बात और कानून बन जाते हैं। ये कैसा लोकतंत्र? क्या केंद्र सरकार को हर शहर में आप 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए ग्राम सभा तो कराते हो, लेकिन किसी कानून को लेके कभी आपने चर्चा करी ग्राम स्तर पे? बताया क्या था सरकार? और जिस प्रकार से उसमें विसंगतियां हैं, हर समाज हर वर्ग अपनी अपनी बात कह रहा है। मैं समझता हूँ कि इस देश में हजारों जनजातियाँ हैं, जातियाँ हैं, भाषाएं हैं, सबको लेके एक मैं समझता हूँ कि सर्वदलीय इस पे चर्चा होना चाहिए। उसके बाद इस पे फिर बात होना चाहिए। कल संगठन को लेकर दिल्ली में बैठक हुई, आपको भी कल बुलाया है, किस तरीके से मुद्दों को उठाना है कि बजट सत्र भी आ रहा है, तो आपकी क्या तैयारी है? देखिए, स्वाभाविक है, हाईकमान हर प्रदेश को लेके बड़ा सचेत है और जानना चाहता मध्य प्रदेश को लेके क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। ये पार्टी का अंदरूनी है और जितनी जल्दी हम लोग संगठन को मजबूत कर लेंगे, उतनी जल्दी हमें चुनाव आसान रहेगा 2028। जा रहे हैं आप आदिवासी। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों लाइव टेलीकास्ट नहीं कराना चाहती, क्यों करा रही? जब छोटे छोटे राज्य जब लाइव टेलीकास्ट करते हैं, उनके जनप्रतिनिधि क्या बात कर? सरकार में जो बैठे, जिनने वोट दिया है, मुख्यमंत्री हो, मंत्री, वो क्या बात कर रहे हैं? क्या सही बोल रहे, गलत बोल रहे? डरती क्यों है भारतीय जनता पार्टी? घबराहट है इनको। मैं चाहता हूँ कि लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, तो हमें आवश्यकता नहीं पड़े कि हम किस बात को लेकर, हम जब बात करते किसी समस्या को लेकर, परेशानी युवाओं, किसान, अन्य वर्ग की, पिछड़ों की, तो सरकार जवाब नहीं देती, सरकार के मंत्री चुप बैठे थे। ये आईना सामने आना चाहिए प्रदेश की जनता के सामने कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लोगों के वोट तो ले रही है, लेकिन सदन में किस प्रकार झूठ बोलती है, झूठे आश्वासन देती है। इस कारण लाइव टेलीकास्ट नहीं चाहते। भैया, प्रदेश सरकार समिति बना रही है जिसमें चैतन्य कश्यप, तुलसी सिलावट, राकेश सिंह है, और ये भू अर्जन होना है जो प्रोजेक्ट प्रदेश में आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले भी कानून पास हुआ लैंड पूलिंग एक्ट का, और किस प्रकार से विरोध हुआ, इन्हीं के लोगों ने विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने तो बहिष्कार किया था, अपने विरोध किया था, लेकिन क्या फिर वापस से पुनः मैं दोहराना चाहूँगा, क्या आम जनता के हितों को देख के कानून बनेगा भू अर्जन का? क्या जो 2 करोड़ की ज़मीन आज वर्तमान में है, क्या 2 करोड़ के उनको भाव मिलेंगे कि उनको 5 लाख 10 लाख रुपए दे के आप करें? तो सरकार आम जनता की ज़मीनें तो लूटना चाह रही है, लेकिन उनको बाजार भाव नहीं देना चाहती है। थैंक यू। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की मुख्य अतिथि एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आयोजित हुआ गणतंत्र का उत्सव लोकरंग कार्यक्रम। गणतंत्र का उत्सव लोकरंग कार्यक्रम में लोक संस्कृति की भव्य झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने लोकरंग में प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश की 4 विभूतियों एवं राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित संस्थाओं को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस पर झांकियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विभागों को सम्मानित भी किया।
लोकरंग में लोक कलाकारों, शिल्पकारों और लोक साधकों के माध्यम से लघु मध्य प्रदेश दिखाई देता है। यह उत्सव एक ही मंच पर मध्य प्रदेश की विविध लोक संस्कृतियों की जीवंत झलक प्रस्तुत करता है। सीएम तो खास करके अब की बार कृषि से जोड़ करके देखा जा रहा है। मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस की मेरी अपनी ओर से सभी भाई बहनों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम सबका सौभाग्य है हमारे बीच महामहिम मान्यवर मंगूभाई पटेल साहब आज इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के अलग अलग ऐसी सभी हस्तियां, संस्थाएं, दल, उनको हम अलंकृत करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से माननीय राज्यपाल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंच पर ही मौजूद माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी, SES शिवशेखर जी, श्री राम तिवारी जी, नामदेव जी, और इस अवसर पर आप सबको मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। लोकरंग कलाकारों, शिल्पकारों, लोक साधकों का एक तरह से लघु मेला है। ये हमारा अपना पूरे वर्ष सभी कलाकार इसकी प्रतीक्षा करते हैं और भोपाल सहित प्रदेशवासियों की भी एक तरह से सबको इसकी प्रतीक्षा होती है। मैं दिल से कह सकता हूँ सच में आज ही हमारा मिनी इंडिया की तर्ज पर मिनी मध्य प्रदेश बन गया है। अलग अलग क्षेत्र से अपनी अपनी कलाओं के बलबूते पर अपनी लोक संस्कृति को गौरवान्वित करते हुए जो यहाँ उपस्थित होकर के आप जब इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं तो सच में ये एक अलग प्रकार का आनंद देता है। हमारी गाड़ी जैसे ही प्रवेश करती है और अलग अलग अपने अपने वाद्यों के साथ लोक संस्कृति के कलाकार क्या झूम झूम करके आनंद के साथ स्वागत करते हैं। किसको देखो किसको छोड़ो, हर एक अपनी अपनी आनंद की इस प्रस्तुति के साथ, उमंग के साथ माननीय राज्यपाल जी का और सारे अतिथियों का सबका स्वागत करते हैं। यह हमारे अपने देश की गौरवशाली विरासत भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश दुनिया के सामने आज एक अलग महत्वपूर्ण मुकाम पे पहुंचा है तो यह हमारी विरासत की विकास की यात्रा का एक गौरवशाली स्वर्णिम पक्ष भी है कि हम अपने अतीत के उन सारे पृष्ठों को संभाल के भी रख रहे हैं, जिसके कारण से अतीत के उस गौरवशाली इतिहास पे हम गर्व कर सके। संघर्ष के उन पलों में यद्यपि हमने अगर कोई 19वीं घटना हुई होगी तब भी काल के प्रवाह में उसको विस्मृत करते हुए पुनः चमत्कृत करते हुए दुनिया के सामने हमारी सनातन संस्कृति ने सीना ठोक करके अपनी पहचान बताई है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कृषि कल्याण वर्ष की 2026 की भी बात करूंगा। आज हमारे लिए खास करके भारत के लिए तो महात्मा गांधी जी के शब्दों में सच्चा भारत गांवों में बसता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, गांवों का विकास भारत का विकास है। आज के बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब बहुत सारे देशों ने बहुत सारे प्रकार से आज अपने इस देश की आर्थिक व्यवस्था में अलग से एजेंडा चलाने का प्रयास किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने डटकर मुकाबला करते हुए कृषि और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री के इस भाव के कारण से। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में इस कार्यक्रम के पहले पुराने बर्तनों की संस्कृति मंत्रालय ने कितनी अच्छी प्रदर्शनी बनाई। वो कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन प्राचीन समय में घर घर हमारे किचन में जो शोभा उड़ाते थे और कई तो ऐसे हैं पहली बार ही देख रहे हैं। इतने पुराने इतने अच्छे प्रकार से संयोजित करते हुए आपने प्रदर्शनी लगाई। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। सच में कभी वाद्यों की, कभी बर्तनों की, हमारी ये जो गौरवशाली विरासत है इसको संजोने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे राज्य को 4 पद्मश्री से पुरस्कृत भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो किया गया है उसकी भी बधाई देना चाहूँगा। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे गौरवशाली इस समय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विशेष स्नेह है और एक एक पद्मश्री जिनको मिला है
सबका अपना उल्लेखनीय योगदान है और मुझे लगता है कि ये क्रम लगातार जारी रहेगा। अब हम सबसे समृद्ध अलग अलग प्रकार के सारे महत्वपूर्ण पड़ावों में से पद्मश्री पद्म विभूषण उस पड़ाव में भी शामिल हुए हैं। जब भारत सरकार जब इस दिशा में कदम बढ़ाती है तो मध्य प्रदेश सदैव गौरवान्वित होता है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे कृषि की बात कर रहा हूं तो कृषि के साथ साथ विभाग के द्वारा जो दूध फल सब्जी गांव से लेकर मोटरसाइकिल से जो हमारे किसान भाई बहन आते हैं उनको भी आपने हेलमेट देने का भी अभियान चलाया। जोरदार अभिनंदन करें। इस कारण से भी दुर्घटना में हमारे उस कष्ट के समय में किसी का भी घर से अपने निकल करके दो रोटी की व्यवस्था के लिए आना, दूध फल सब्जी ये तो गांव से रोज ताजी लाना पड़ती। ऐसे में कोई घटना घट जाए खास करके मोटरसाइकिल जैसी व्यवस्था में, ऐसे में हेलमेट से बचाव बहुत जरूरी है और ये अपने विभाग ने अच्छा उपक्रम चलाया है। लगभग 1,500-2 हजार आपने यहाँ पर किसानों को ये हेलमेट देने का अभियान किया है। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई भी दे रहा हूँ और मुझे तो खुशी इस बात की भी है कि झांकी का भी पहला पुरस्कार कृषि विभाग को दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने विभाग के प्रति दक्षता के साथ सारे अधिकारी कर्मचारी जो जवाबदारी देते जा रहे हैं उस तरह से चलते जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए लोक और लोकतंत्र एक साथ चलते हैं तब विश्व के सामने भारत की गौरवशाली समरस और सशक्त स्वरूप का संदेश जाता है। लोकरंग के इस रंगारंग कार्यक्रम में मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। उज्जैन जावरा मार्ग पर लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं एवं आगामी सिंहस्थ महापर्व को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक श्रद्धालुओं एवं आम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उज्जैन जावरा 2 लेन मार्ग के चौड़ीकरण अथवा 4 लेन किए जाने की मांग पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर की है। पूर्व विधायक गुर्जर ने पत्र में बताया कि वर्ष 2015 से जुलाई 2025 तक बीते 11 वर्षों में उज्जैन जावरा 2 लेन मार्ग पर कुल 2063 सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में 572 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 2516 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला आज भी लगातार जारी है और वर्तमान में हो रही दुर्घटनाएं इन आंकड़ों को और अधिक भयावह बना रही है, जो शासन एवं प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने अवगत कराया कि शासन द्वारा सिंहस्थ महापर्व को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर के सभी प्रमुख पहुंच मार्गों को 4 लेन परियोजना में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान की गई है, जिन पर निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण उज्जैन जावरा 2 लेन मार्ग को अब तक 4 लेन अथवा चौड़ीकरण योजना में शामिल नहीं किया गया, जबकि यह मार्ग यातायात दबाव एवं दुर्घटनाओं की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। पूर्व विधायक गुर्जर ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि यदि शासन संसाधनों अथवा धनराशि के अभाव में संपूर्ण उज्जैन जावरा मार्ग का उन्नयन संभव नहीं मानता है तो कम से कम नागदा से उज्जैन तक के मार्ग का चौड़ीकरण अथवा 4 लेन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। नागदा जंक्शन जिले का उज्जैन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर है, जहां से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालु एवं यात्री उज्जैन पहुंचते हैं। चौड़ीकरण की मांग होगी, इस संबंध में आपको क्या कहना है? निश्चित रूप से रोड चौड़ीकरण क्या 4 लेन होना चाहिए। जब मैं विधायक रहा था तो जब सिंगल रोड थी तो हमने लगातार प्रयास करके 11-12 में इस रोड का जब करा गया, जब 2 लेन की BOT दी गई उस समय भी मैंने अधिकारियों से जाकर मैंने उनसे बात कही थी कि इस रोड का आपको चौड़ीकरण का प्रस्ताव देना था, आपने 2 लेन का दिया है तो ये तो 4 लेन के जो ट्रैफिक बहुत अधिक रहेगा, आने वाले समय दुर्घटनाएं भी घटेगी। उस समय अधिकारियों ने बोला कि इसमें इतना यातायात नहीं, तो फिर मैंने उनको बताया कि सड़क खराब होने का पूरा यातायात ट्रैफिक हेवी रतलाम होते हुए जाता है और ये पूरी उज्जैन से जावरा करीब 100 किलोमीटर, इंदौर से 100 किलोमीटर का फर्क होता है, डिफरेंस होता है, तो पूरा यातायात इस पर रहेगा। तो उन्होंने बोला कि हम इसको रोक के हम 4 लेन का प्रस्ताव करते हैं। तो उस समय मैंने बोला कि चुनाव भी नज़दीक थे तो उस समय भी मैंने कि 4 लेन के बाद में प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, तो मैंने कि तत्काल बोले आप तो 2 लेन ही करो इसके बाद में। तो निश्चित रूप से हम देखें कि मैं लगातार जब विधायक जब भी प्रयास कर रहा था कि 4 लेन रोड है, लगातार इस पर दुर्घटना हो रही है। अभी उसके मैं विधायक नहीं रहते भी मैं इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। कांग्रेस के विधायकों से द्वारा मैं उठवाता भी रहा हूँ और अभी मैंने पिछले विधानसभा सत्र में भी इस बात को
दोगने जी के माध्यम से विधायक के कांग्रेस को इस रोड के चौड़ीकरण का मामला और फोर लेन करने की बात उठाई थी। और मैंने इस जानकारी भी मांगी थी कि 2015 से अभी तक कितनी दुर्घटना हुई है और कितने लोग हुए। तो उसमें 7 अगस्त को विधानसभा क्वेश्चन था, उसमें जो जवाब आया कि 11 वर्ष में 2063 दुर्घटना हुई और 572 लोगों की मृत्यु हुए और 2516 लोग घायल हुए। इतना बड़ा आंकड़ा है। तो निश्चित रूप से इसको रोड को तत्काल चौड़ीकरण की आवश्यकता हमने मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः पत्र लिखकर मांग करी कि इसको तत्काल आप चौड़ीकरण करें, क्योंकि आने वाले समय CS भी आ रहा है और यातायात दबाव होगा। हमने अभी इलाहाबाद में भी देखा कई दुर्घटनाएं हुई है। तो इस मध्य प्रदेश शासन सभी रोडों को चौड़ीकरण कर रहा है, सबको 4 लेन कर रहा है, परंतु हमारी रोड को पता नहीं क्यों उस रोड को 4 लेन नहीं किया जा रहा है, जबकि 50 किलोमीटर शासन की मंशा है, 50 किलोमीटर सभी मार्गों को चौड़ीकरण का, परंतु हमारा ही इस रोड को छोड़ दिया, जबकि हमको बहुत अधिक आवश्यकता है। शासन चाहता है कि पूरे रोड नहीं करे तो नागदा से CS को देखते हुए नागदा, उन्हेल और उज्जैन इसको इस 50 किलोमीटर रोड को चौड़ीकरण कर दे, जिससे उनका यदि उनके पैसे भी कम खर्च होंगे, परंतु ये रोड क्योंकि नागदा जंक्शन है और यहाँ पर अन्य प्रांतों के लोग यहाँ से आके फिर उज्जैन CS में जाते हैं। तो सभी दृष्टि से ये हमारा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और महत्वपूर्ण यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो हम शासन से मांग कर इसको तत्काल इस रोड का चौड़ीकरण करें और नागदा यदि नहीं कर पाए तो इसको 4 लेन करने के लिए भी प्रयास करें। हमने कांग्रेस विधायक के माध्यम से जो अभी विधानसभा सत्र चालू होने वाला बजट, उसमें इस बात को उठाया जाएगा। अगर चौड़ीकरण नहीं होता है तो कांग्रेस को जन आंदोलन करेगी? निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको पद यात्रा भी नागदा से उज्जैन तक की पद यात्रा भी करेंगे और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, वो शहर आते हैं हमारे, उन सब के पर जाके उनको उन गाँव के लोगों से प्रत्येक गाँव का जितने भी रोड पे पड़ते हैं उनसे शासन को ज्ञापन भी दिलाएंगे। जिस प्रकार से इसका जो विरोध सोशल मीडिया पे उठा था, उसके बाद में जिस प्रकार से आपका बयान आया, कैसा लगता है कि जो विरोध के बाद ही कांग्रेस बोले बयान दे रही है अपना? मैं लगातार प्रूफ सहित दे सकता हूँ, मैं लगातार इसके लिए लड़ा। पहले भी मैंने इसके विधानसभा में उठाया था। 7 अगस्त को कांग्रेस विधायक दोगने जी के माध्यम से भी चौड़ीकरण का मामला मैं विधानसभा में उठा चुका हूँ। इसके पहले भी मैं विधानसभा में कांग्रेस विधायक के माध्यम से इस बात को उठा चुका हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र का एक भी मतदाता या क्षेत्र का एक भी नागरिक दुर्घटना में मृत्यु हो, क्योंकि 572 लोग मृत्यु हुए हैं और अभी इसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कितने परिवार को जो क्षति पहुंची है वो निश्चित से गंभीर है। कई लोगों के तो परिवार उजड़ गए, कई लोगों के जो परिवार का संचालन करने वाले थे वो दुर्घटना में मृत्यु हो गए। तो मतलब इतने बड़े लोग, इतने बड़े आंकड़े की बात भी शासन प्रशासन की आंख नहीं खुले तो एक बड़ी गंभीर बात है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा भोपाल में एक विशाल एवं देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा समाजवादी विचारधारा, संविधान सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित रही। तिरंगा यात्रा प्रदेश कार्यालय तुलसी नगर से प्रारंभ होकर बोर्ड ऑफिस चौराहा तक निकाली गई। यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों, तिरंगे झंडों और संविधान के संदेशों से पूरा वातावरण राष्ट्र प्रेम से सराबोर नजर आया। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष भोपाल राजेश सिंह ने किया। यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। यात्रा के दौरान भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। वक्ताओं ने बाबा साहेब के संविधान निर्माण में योगदान और सामाजिक न्याय के उनके विचारों को याद किया। यात्रा के समापन पर प्रदेश कार्यालय में समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव द्वारा ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संविधान, समानता और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प दिलाया गया। समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित यह तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण, अनुशासित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। पार्टी नेतृत्व ने इसमें शामिल सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नागरिकों का आभार व्यक्त किया। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस पर मैं पूरे प्रदेश, मध्य प्रदेश वासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
आज सभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी कार्यालय से एक रैली निकाली जो तिरंगी यात्रा थी, जो वहाँ से लेके बोर्ड ऑफिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे संविधान के रचयिता हैं, श्रद्धेय, उन्होंने यहाँ समापन किया और इनको माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि दी और आज एक संकल्प लिया कि समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में संविधान को बचाने की रक्षा करेगी और आने वाले समय में पीडीए को सभी लोगों को अपना हक और अधिकार दिलाएगी, क्योंकि जो आज की डेट में कुछ मनवादी लोग और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की अघोषित इमरजेंसी लगाए हुए हैं, ये संविधान के हक अधिकार को ख़त्म कर रही है, संविधान को बदलना चाह रही है। लेकिन हम लोगों ने आज संकल्प लिया है कि हम लोग संविधान को बदलने नहीं देंगे और बाबा साहब के संविधान की और सभी के अधिकारों की रक्षा करेंगे। सर, आज अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा प्रसार रैली का समाजवादी पार्टी का आज हमने 77वें गणतंत्र दिवस पर हमारी समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा, हमारे जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने आज रैली का आयोजन किया गया, जिसमें तिरंगा यात्रा निकाली हमने। इस यात्रा में काफ़ी जनसंख्या में हमारे साथ में हमारे कार्यकर्ता और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जी साथ में सम्मिलित हुए और काफ़ी अच्छा प्रयास किया है हमने और आगे भी इसी तरह से हम लोग प्रयास करते रहेंगे, ताकि हम और हमारी पार्टी इसी तरह से निरंतर जो स्वतंत्रता में से स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको भी याद करते हुए और हमारे संविधान के रक्षक, जो आज हमने अपनी ये जो रैली है इसका समापन किया है, हमारे संविधान के रचयिता जो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनको मैं शत नमन करता हूं। और इनके नमन में एक चीज़ ज़रूर है कि जो आज की सरकार, जो बीजेपी सरकार है, जिस हिसाब से संविधान को धीरे धीरे करके समाप्त करने के ऊपर जा रही है, जिसमें रोजगार और कई सारी चीज़ें जिसको समाप्ति के ऊपर लेके जा रही है, तो हमारी सरकार समाजवादी पार्टी इस चीज़ के लिए पीडीए के द्वारा हर व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है और आगे निरंतर हम लोग प्रयास करते रहेंगे, ताकि हम जीवन में अपने और अपने साथियों जो हमारे समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उनका साथ हमेशा दे सकें। राजेश सिंह मेरा नाम है, मैं अनुसूचित जाति का यहाँ पर जिला अध्यक्ष हूँ।